Assalamu alaikum dear students. Today we are starting the new unit. It is the fiscal policy. Today we will discuss the definition of fiscal policy and the different types of fiscal policy. What is the fiscal policy? Fiscal policy involves the utilization of government spending and altering tax revenue to influence a number of economic aspects such as the level of aggregate demand, the redistribution of income and wealth and the allocation of resources. इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी. मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं. मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादातर मनी सेक्टर से बिलोंग करती है और सेंट्रल बैंक आमतौर पर किसी भी मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करता है. हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत से इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े. इसी तरह गवर्नमेंट की एक पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है. आमतौर पर फिस्कल पॉलिसी की मदद से हम वही ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर मॉनेटरी पॉलिसी के भी होते हैं. दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे सेम ही होते हैं. फिस्कल पॉलिसी आमतौर पर गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है और इसके दो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एक तो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है और दूसरी है गवर्नमेंट रेवेन्यू. चूँकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स टैक्सेस होते हैं इसलिए हम इसको टैक्स रेवेन्यू भी कहते हैं. गोया जब गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू की मदद से या और मुख्तलिफ किस्म की रेवेन्यूज़ की मदद से और इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की मदद से बहुत सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करती है तो इसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हम जानते ही हैं कि आज के दौर में हर हुकूमत आगे बढ़कर बहुत सारे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स करती है. ये गवर्नमेंट के डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं. डेवलपमेंट या तरक्याती अखराजात, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मददगार होते हैं. मिसाल के तौर पे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना, ज़मीनी, आबी और हवाई रास्ते तामीर करना यानी सड़कें, रेलें, हवाई जहाज़, बंदरगाहें और एयरपोर्ट्स वगैरह की जो है वो जाल बिछाना. फिर इसके अलावा जो है मुल्क की जो बड़े बड़े लीडिंग सेक्टर्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना. इस किस्म के तमाम तर एक्सपेंडिचर्स आमतौर पर गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं. इसके अलावा हुकूमत बहुत सारे जो है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी करती है जिसको हम गैर तरक्याती खर्चात कहते हैं. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में हम जानते हैं हुकूमत मुल्क में डिफेंस का महकमा कायम करती है, फ़ौज का महकमा कायम करती है. फिर इसके अलावा हुकूमत मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस का महकमा कायम करती है, अदालतें कायम करती है और इसके अलावा सारी के सारी मुल्क का नज़्म नस्क़ चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी वगैरह, सफारत खाने बनाती है. गोया ये सारे के सारे हुकूमत के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं. ये गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स करती है इसमें कमी बेशी करके हुकूमत बहुत सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करती है. कैसे, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी देखेंगे और कुछ इसके बारे में हम आज भी पढ़ेंगे. फिर इसके अलावा हुकूमत के पास एक जो दूसरा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है यह है हुकूमत की रेवेन्यूज़. हुकूमत की रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिसमें एक बड़ा सोर्स जाहिर है हुकूमत लोगों से टैक्स हासिल करती है. लोगों की इनकम पर, प्रॉपर्टी पर, वेल्थ पर डायरेक्ट टैक्स भी लगाती है और इसके अलावा हुकूमत जो है वो बहुत सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेती है जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, एक्साइज टैक्स है, सेल्स टैक्स है. हुकूमत बहुत सारे टैक्सेस जो है वो वसूल करती है. ये हुकूमत की वसूली है. गोया एक तरफ हुकूमत के अखराजात, हुकूमत ये अखराजात कैसे कर पाती है क्योंकि हुकूमत टैक्सेस के ज़रिए या और बहुत सारे सोर्सेज से आमदनी हासिल करती है. हुकूमत अपने रेवेन्यूज़ में कमी बेशी करके और इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी बेशी करके
पूरी की पूरी मुल्क की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। यानी या तो इकोनॉमी की तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकती है या उनको स्लो डाउन कर सकती है। और हुकूमत इनकी मदद से बहुत सारे मकासद ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करती है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड मजमूई तलब को मुतासिर कर सकती है। इसके अलावा मुल्क के अंदर जो वेल्थ और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। यानी कि एक तबका ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है और एक बहुत ज़्यादा गरीब है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। तो इस मकसद के लिए भी फिजिकल पॉलिसी के ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और टैक्स रेवेन्यू दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए, प्रोडक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और इसके अलावा भी जितने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन कैसे की जाए, मुख्तलिफ सेक्टर्स में उनको कैसे एलोकेट किया जाए, कितने जो है वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाएं, कितने इंडस्ट्री में, कितने एजुकेशन में, कितने हेल्थ में। इन सब की जो एलोकेशन है, इन सब के सब रिसोर्सेज की जो तखसीस और एलोकेशन है, इसको भी फिजिकल पॉलिसी के जरिए अफेक्ट किया जा सकता है। यानी हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एलोकेट करें, इंडस्ट्री को ज़्यादा कर दें, एजुकेशन को ज़्यादा कर दें। इस तरह जो है रिसोर्सेज की एलोकेशन भी फिजिकल पॉलिसी की मदद से मुतासिर की जा सकती है। What is how the economist defines the fiscal policy? According to Lipsey, government revenue raising and revenue spending activities are called fiscal policy. यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रेजअप करती है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू हासिल करती है। हुकूमत टैक्सेस से, फीस की मदद से और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जुर्मानों की मदद से या बहुत सारी प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हुकूमत बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। चाची इन सब की भी जो प्राइस भी चार्ज करती है। और इसके अलावा हुकूमत के अपने बहुत सारे जो हैं वो प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रहे होते हैं, जिनसे भी हुकूमत जो है वो जिनको सेल करके इनकम हासिल करती है। हुकूमत टैक्सेस के ज़रिए इनकम हासिल करती है। गोया हुकूमत कहाँ कहाँ से रेवेन्यू हासिल करती है और कहाँ कहाँ स्पेंड करती है। गोया कि हुकूमत की स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ और रेवेन्यू रेजिंग एक्टिविटीज़ सारी की सारी को अगर हम मिला लें तो ये कहलाती है फिजिकल पॉलिसी। जबकि M.W. ली के मुताबिक fiscal policy is related to those government decisions which are taken for implemented taxes, planning expenditures and obtaining government loans. गोया प्रोफेसर ली ने इसको बहुत ही जो है वो कंप्रिहेंसिव वे में जो है वो बयान किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के तमाम तर डिसीजंस जो कि किस लिए जो है वो टेकअप किए जाते हैं ताकि टैक्सेस जो हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएं, किन किन पर टैक्स लगाया जाए, किन लोगों को टैक्सों से छूट दे दी जाए और टैक्स की जो है वो रेट क्या हो, क्या सबके लिए जो है वो टैक्स यकसा शरह से लगाया जाए या कि अमीर लोगों पर ज़्यादा शरह से और गरीब लोगों पर कम शरह से टैक्स लगाया जाए, और फिर इन टैक्सेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी प्लानिंग किस तरह की जाए, हुकूमत किन किन जो है वो आइटम्स पर किन किन मदाद पर खर्च करे, हुकूमत दिफा पर कितना खर्च करे, पुलिस के महकमे पर कितना खर्च करे। इसके अलावा हुकूमत तमाम तर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पर किस कदर खर्च करे। गोया नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की तमाम तर प्लानिंग फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है। इसके अलावा गवर्नमेंट लोन्स, क्योंकि हुकूमत की जो रेवेन्यू है उसमें ना सिर्फ टैक्सेस शामिल हैं बल्कि हुकूमत के पास अगर टैक्सेस के ज़रिए इतनी रेवेन्यू हासिल नहीं होती कि वो अपने तमाम तर एक्सपेंडिचर्स कर सके, तो हुकूमत जो है वो लोन्स हासिल करती है। गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीक़ों से लोन हासिल करती है। इसको इंशाल्लाह हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे कि हुकूमत के पास कौन से इंटरनल अंदरूनी ज़राए हैं जिसके ज़रिए हुकूमत टैक्स हासिल लोन्स हासिल करती है, और कौन से हुकूमत के पास जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हुकूमत जो है वो एक्सटर्नल लोन हासिल कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू लिंडोलम, द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम एंड द प्रोसीजर to be followed in obtaining government revenues and carrying out government expenditures is known as the fiscal policy. गोया लिंडोलम के भी मुताबिक
गवर्नमेंट की तमाम तर रेवेन्यू हासिल करने की एक्टिविटीज़ और इसके साथ किस तरह जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे, इससे मुतालिक सारे का सारा प्रोसीजर, ये सब के सब यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, इनका टाइम फ्रेम क्या है, इनकी टाइप क्या है और इनके लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, इन सब के डिज़ाइन, इन सब की प्लानिंग पर मुश्तमिल जो पॉलिसी है ये फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। जिस स्टूडेंट्स यहाँ हम ब्रीफली देखने जा रहे हैं व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इन डिटेल स्टडी किए और हमने हर इंस्ट्रूमेंट को इन डिटेल देखा कि इन्फ्लेशन में इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और डिफ्लेशन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम ब्रीफली इसको जो है वो स्टडी करेंगे फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को। दी first two instruments of the fiscal policy are the most important instruments of the fiscal policy. The first one is the government expenditures. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को हम अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरफ हुकूमत के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ हुकूमत के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जो उस मुल्क की आज़ादी, उस मुल्क की सालमियत और उस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो है वो दफा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उस मुल्क की एक स्मूथ जो रनिंग है उसके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इसमें भी कमी बेशी करके गवर्नमेंट जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन का दौर है तो गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करने की पॉलिसी अप्लाई करेगी, और अगर डिफ्लेशन का दौर है तो हुकूमत हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंड कर देती है, बढ़ा देती है। इन्फ्लेशन में जबकि वैसे ही इकॉनमी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बूम की तरफ जा रही होती है, बहुत तेज़ी के साथ फैल रही होती है और लोग धड़ाधड़ खर्च कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, तो उस वक्त हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है। हुकूमत चूँकि एक बहुत बड़ा सेक्टर होती है, हुकूमत जब अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो बहुत ज़्यादा फैलने जा रही होती है वो रुक जाती है, क्योंकि इकॉनमी का भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बूस्टअप हो जाना, बहुत तेज़ी के साथ जो है उसमें फैलाव आना दर हकीकत में उसके खुद अपने खात्मे का बायस बनता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि इकॉनमी में कोई एक्सट्रीम पैदा ना हो, खा वो एक पॉजिटिव एक्सट्रीम ही क्यों ना हो, यानी इकॉनमी में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इकॉनमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैल रही हों, क्योंकि इस दौर में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है जो लोगों के लिए मुश्किल पैदा करती है। इसलिए गवर्नमेंट उस वक्त अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देती है, इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है। और डिफ्लेशन के दौर में हुकूमत हमेशा अपने एक्सपेंडिचर्स को फैला देती है, वो तरह तरह के नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर देती है। जिन प्रोजेक्ट्स को पहले पोस्टपोन किया होता है उन पे भी काम शुरू कर देती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर देती है। नतीजतन बहुत सारे लोगों को रोज़गार हासिल होता है, आमदनियाँ बढ़ती हैं, तलब, कीमत, हर चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। और वो डिफ्लेशन के दौर में जो कीमतें बहुत तेज़ी के साथ कम हो रही होती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए नुकसान का बायस होती हैं, वो भी कुछ ठहर जाती हैं और प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं। इस तरह हुकूमत का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। इन द सेम वे टैक्सेस आल्सो अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस अप्लाई करती है, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसमें टैक्स का बोझ और अदायगी एक ही फर्द के ज़िम्मे होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का बोझ और अदायगी दो मुख्तलिफ अफराद के ज़िम्मे होता है। डायरेक्ट टैक्सेस देखिए जिस पर अप्लाई किया जाता है वही जो है वो उसको पे करता है, जैसे कि वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, जिसकी इनकम पर लगाया जाता है वही उसको पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस दर हकीकत में लगाए तो जाते हैं प्रोड्यूसर्स पर, ट्रेडर्स पर, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पर, लेकिन ये उसको फिल वक्त पे तो कर देते हैं, लेकिन आगे जो है इसका बोझ किस पर डाल देते हैं, वो आगे सार्फिन या कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। इसलिए दर हकीकत में पे तो उसको करते हैं कंज्यूमर्स, और उसकी अदायगी जो कर रहे होते हैं उसको जो असल में उसको जो पे कर रहे होते हैं वो तो प्रोड्यूसर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो बर्डन या बोझ है वो आम सार्फिन पर पड़ रहा होता है। तो इस तरह डायरेक्ट टैक्सेस हों या इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के अगर एग्जांपल्स देखें तो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, फिर इसके अलावा इसमें वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, एक्साइज टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ये सारे के सारे टैक्सेस इसमें शुमार होते हैं।
टैक्सेस हुकूमत की आमदनी का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है। इसके अलावा हुकूमत और भी बहुत सारे ज़राए से आमदनी हासिल करती है, जैसे कि फ़ीस है, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। ये सारे के सारे हुकूमत के रेवेन्यू के ज़राए हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो इनके ज़रिए टैक्सेस से सबसे ज़्यादा आमदनी हासिल करती है। इसलिए हमने टैक्स को यहाँ दर हकीकत में हुकूमत के तमाम तर रेवेन्यू जो सोर्सेज हैं उसकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ इसको इस्तेमाल किया है। हुकूमत आमतौर पर इन्फ्लेशन के दौर में टैक्सेस में इजाफा कर देती है, ताकि इस वक्त जबकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा आमदनी है तो आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अवाम से हुकूमत की तरफ शिफ्ट हो जाए थ्रू टैक्सेस, और हुकूमत खुद उसको फिर खर्च नहीं करती। इस तरह चूँकि एक बहुत बड़ी इनकम जो है वो इकॉनमी में सर्कुलेशन से बाहर आ जाती है, अवाम से हुकूमत की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मनी की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जो इकॉनमी में बहुत जो शिद्दत से तेज़ी आ रही होती है उस शिद्दत में कमी आ जाती है और इकोनॉमी नॉर्मल कंडीशंस पर आ जाती है। जबकि डिफ्लेशन में, जबकि प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से गिर रही होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही होती है, तो हुकूमत जो है वो टैक्सेस में कमी कर देती है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, आमदनी का ज़्यादा हिस्सा उन्हीं के पास रह जाए और टैक्सों की सूरत में कम हिस्सा हुकूमत की तरफ शिफ्ट हो। और नतीजतन टैक्स को कम करके ना सिर्फ अवाम की जो है वो परचेजिंग पावर को बढ़ाती है, बल्कि इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स और प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स पर भी कम टैक्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से उनको एक इंसेंटिव मिलता है, वो ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नतीजतन इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ फैलने लगती हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, डिमांड सप्लाई इन्वेस्टमेंट सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। फिर इसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर हुकूमत को टैक्सेस के जरिए इतनी आमदनी हासिल ना हो कि हुकूमत के सारे एक्सपेंडिचर्स पूरे हो जाएं, तो हुकूमत फिर आमतौर पर डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट से मुराद है प्रिंटिंग न्यू नोट्स। नए नोट तो हुकूमत प्रिंट करती है, लेकिन आमतौर पर नए नोट प्रिंट करते वक्त डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत हुकूमत किसी भी किस्म की सोने की गारंटी फ्राहम नहीं करती। जी स्टूडेंट्स, जब भी हमारे मुल्क में और बहुत सारे दूसरे ममालिक में जो कि ये सिस्टम राइज है कि जब भी गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है तो उसके पीछे वो गोल्ड को गारंटी के तौर पर रखती है। जैसे कि बाज़ मुल्कों में इसको 100% जो है गोल्ड की गारंटी फ्राहम की जाती है, यानी कि जगह अगर 1 करोड़ की करेंसी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है तो उसके पीछे 1 करोड़ का ही जो है वो गोल्ड रखा जाता है। अब हमारे मुल्क की करेंसी जैसे कि रुपीज़ है, हमारे मुल्क में जो है वो 100% गारंटी फ्राहम नहीं की जाती, बल्कि आमतौर पर 30-35% तक जो है वो प्रोवाइड की जाती है। गोया अगर हुकूमत हमारे मुल्क में जो है वो 1 करोड़ रुपए के नोट नए पब्लिश करती है तो उसके पीछे 33% जो है वो गोल्ड की गारंटी फ्राहम करती है, यानी 1 करोड़ का 33% यानी 33 लाख का जो है वो सोना 1 करोड़ रुपए के पीछे रखती है। इस तरह 33% जो है वो गारंटी फ्राहम करती है। लेकिन आमतौर पर डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो नए नोट तो उसमें प्रिंट किए जाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में डेफिसिट फाइनेंसिंग में किसी भी किस्म की गोल्ड की गारंटी फ्राहम नहीं की जाती। गोया हुकूमत बग़ैर किसी गारंटी के धड़ाधड़ नोट जो है वो पब्लिश कर लेती है। जैसे हुकूमत जो है वो 1 अरब रुपए के नोट पब्लिश कर ले, लेकिन पीछे किसी भी किस्म की जो है वो गोल्ड की गारंटी फ्राहम नहीं की जाती, और ये 1 अरब रुपए के नोट जो हैं वो इकॉनमी में मज़ीद सर्कुलेशन के लिए दे दिए जाते हैं। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हुकूमत मजबूरन उस सूरत हाल में इस्तेमाल करती है जबकि हुकूमत के पास बहुत बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स मौजूद हों और उसने लाजमी उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, लेकिन उसके पास जो है वो सोर्सेस मौजूद ना हो, टैक्सेस के ज़रिए उसको रेवेन्यू कम हासिल हुई हो, तो फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हुकूमत बग़ैर गारंटी के नए नोट छाप लेती है, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा सब्सिडीज़ हैं, हुकूमत जो है सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। गोया एक तरफ तो हुकूमत टैक्स भी अप्लाई करती है, लेकिन सब्सिडीज़ जो है वो हुकूमत के आमतौर पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का हिस्सा होते हैं। सब्सिडीज़ से मुराद ये है, चूँकि हुकूमत अवाम की वेलफेयर का इदारा है, हुकूमत चाहती है कि उसके अवाम को जो है वो कमोडिटीज़ सस्ते दामों में मिलें, लेकिन बाज़ कमोडिटीज़ ऐसी हैं कि उनकी कॉस्ट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ें चूँकि महंगी तैयार होती हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनको सस्ता फ़रोख्त करने पर तैयार ही नहीं होते। हुकूमत ऐसी कमोडिटीज़ के प्रोड्यूसर्स को अपनी तरफ से कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देती है, कुछ मदद प्रोवाइड कर देती है, कुछ अयाना जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सब्सिडी इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में अयानत कहते हैं, यानी कि मदद। हुकूमत अपनी तरफ से
कुछ मदद प्रोवाइड कर देती है ताकि आवाम को जो है वो चीज़ें मार्केट में सस्ते दामों मिले। यानी अगर प्रोड्यूसर्स को किसी शे को पैदा करने पर उसकी मजमूई कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपए है, तो हुकूमत उसको 10 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है ताकि वो इसको मार्केट में 1 करोड़ की बजाय 90 लाख का जो है वो सेल कर दे। इस तरह वो अपने अवाम को सहूलत देने की कोशिश करती है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत सारी कमोडिटीज़ जो कि आमतौर पर अवाम की यूटिलिटी की कमोडिटीज़ में शुमार होती है, उस पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रखी है। यानी उन कमोडिटीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन अवाम को वो सस्ते दामों प्रोवाइड की जाती हैं। ये सब्सिडीज़ कहलाती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट, जी स्टूडेंट्स, 5वां और हमारा आखिरी यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट भी हुकूमत के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का ही एक हिस्सा होते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट से मुराद है ऐसी पेमेंट्स कि जिनको हासिल करने वाला उनके इस कोई खिदमत सर अंजाम नहीं देता। यानी बग़ैर कोई खिदमत सर अंजाम दिए, बग़ैर कोई काम हासिल किए ये पेमेंट्स जो हैं वो हासिल की जाती हैं। हुकूमत अपने अवाम को, अगर हम अवाम में इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे अगर आप किसी भी भिखारी को कोई भीख दे देते हैं तो ये कहलाती है ट्रांसफ़र पेमेंट। अब फ़कीर ने या भिखारी ने उस आपकी भीख को हासिल करने के लिए कुछ भी खिदमत सर अंजाम नहीं दी, आपके लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दी, लेकिन आप उसकी मदद करने के लिए उसको ज़ुकात दे देते हैं, भीख दे देते हैं, या इसी तरह आप अपने किसी अजीज़ को कोई गिफ्ट दे देते हैं, तो उस अजीज़ ने ज़ाहिर ये गिफ्ट को हासिल करने के लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दी। तो ये सारी की सारी भीख, ज़ुकात, सदक़ात और गिफ्ट वगैरह, इन सब को हासिल करने वाले इनके चूँकि कोई खिदमत सर अंजाम नहीं देते, इसलिए इस किस्म की जो हासिल करने वाली चीज़ें या वसूलियाँ हैं या पेमेंट्स हैं, ये कहलाती हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। गवर्नमेंट भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है, जैसे कि हुकूमत जो है वो अपने अनएम्प्लॉयड पर्सनस को, वो सारे के सारे लोग जो कि बेरोज़गार होते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। ये ज़्यादातर जो है वो डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं उनमें है, जैसे कि यूके, यूएसए वगैरह में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोज़गारी अलाउंस जो है वो बेरोज़गारों को दिया जाता है। इसके अलावा जैसे हुकूमत स्कॉलरशिप देती है, इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो विडोज़ केस, बेवाओं को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मदद की जाती है बहबूदी फंड के तहत। चुनांचे ये सारे के सारे वेलफेयर फंड, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज जो कि हुकूमत जो है वो या तो अपने बहुत गरीब तबके को देती है, या बेरोज़गार अफराद को देती है, या बेवाओं को देती है, ये सब की सब हुकूमत की ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो कहलाती हैं, हुकूमत के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का हिस्सा होती हैं। हुकूमत अपनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दौर में, शदीद रिसेशन के दौर में, बहुत ज़्यादा जब इकॉनमी में सर्द बाज़ारी फैल जाती है, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और बूम जबकि इकॉनमी में शदीद गर्म बाज़ारी फैल जाती है, तो इस किस्म की इंतहाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने ये तमाम तर 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करती है। नोट, वी विल डिस्कस द 2 important टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज़. The first one is the expansionary fiscal policy and the other is the contractionary fiscal policy. Now we will discuss what is the expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy is used by the government when the economy is in recession and uses methods like cutting taxes or increasing government spendings on things like public works in an attempt to stimulate economic growth. The goal behind expansionary fiscal policy is to lower tax rates and increase their purchasing power and consumer aggregate demand, which will increase demand for products requiring business to hire more employees to support the higher demand and thus increase employment. गोया एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, जैसे कि वो अपने नाम से जाहिर है, इसके ज़रिए हम ये पॉलिसी आमतौर पर रिसेशन में अप्लाई की जाती है। रिसेशन का मतलब है सर्दबाज़ारी, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो डाउन हो चुकी होती हैं, जब इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, इनकम लेवल बहुत कम, नतीजतन लोगों की तलब कम होती है, मार्केट सुकड़ी हुई होती हैं और हर फर्क बहुत ही शदीद मुश्किल में होता है। हुकूमत उस वक्त एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अप्लाई करती है जिसके तहत हुकूमत गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देती है और टैक्सेस को कट डाउन कर देती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की मदद से फिर बहुत सारे जो है वो पब्लिक वर्क्स शुरू करती है, जैसे कि ब्रिजेस बनाना शुरू कर देती है, सड़कें तामीर करना शुरू कर देती है, बहुत से पब्लिक वर्क शुरू करती है, जिसके नतीजे में
जो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाता है। गोया हुकूमत डायरेक्ट भी खुद आगे बढ़कर पब्लिक वर्क शुरू करती है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है, नतीजतन एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और फिर इनडायरेक्टली भी कुछ ऐसे काम करती है, जैसे कि हुकूमत जब टैक्सेस पे कमी कर देती है तो एक तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, दूसरी तरफ जब प्रोड्यूसर्स पर भी टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं तो इस टैक्सेस में कमी की वजह से वो ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ती है, मार्केट्स वसी हो जाती हैं। इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को ज़्यादा मिकदार में एम्प्लॉय किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाती हैं और हम उस रिसेशन के दौर में, वो शदीद सरबजारी के दौर में बाहर आ जाते हैं। गोया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो कि रिसेशन में अप्लाई की जाती है, सरबजारी में, और इसके तहत हुकूमत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को हमेशा इंक्रीज़ कर देती है और टैक्सेस को हमेशा कट डाउन कर देती है। जबकि कंट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि वो अपने नाम से जाहिर है, हुकूमत अपने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसको उसमें कंट्राडिक्शन कर देती है, उसमें कमी कर देती है, उसमें कंट्रैक्शन की पॉलिसी अप्लाई करती है। कंट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी इज ऑफन एम्प्लॉयड व्हेन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज unsustainable and is causing inflation. Contractionary fiscal policy entails increasing tax rates and decreasing government spendings in hope of slowing economic growth. The point of the contractionary fiscal policy is to reduce the amount of the money in circulation and allow the economy to grow at a healthier rate. गोया कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ये आमतौर पर इन्फ्लेशन में अप्लाई की जाती है, जबकि इकोनॉमी में शदीद किस्म की जो है वो प्रॉस्पेरिटी, बूम या कि गर्म बाजारी पाई जाती हो। बज़ाहिर तो यूँ दिखाई देता है कि जैसे शदीद गर्म बाजारी तो एक अच्छी अलामत है, लेकिन हमने ट्रेड साइकिल में देखा कि यही शदीद गर्म बाजारी खुद इकोनॉमी को जो है वो के अंदर प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म करने का बायस बनती है, इकोनॉमी को बहुत तेज़ी के साथ नीचे ले आती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि ये सूरत हाल पैदा ही ना हो और इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, यानी इकोनॉमी उस शदीद इन्फ्लेशन या सरबाजारी से, गर्म बाजारी से बाहर आ जाए। क्योंकि शदीद इन्फ्लेशन भी जो है वो इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है, स्पेशली फिक्स्ड इनकम वाले लोगों के लिए। चलिए कंट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी में हमेशा टैक्स रेट में इजाफा कर दिया जाता है, नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और पहले कम लोगों पर टैक्स लगाया जाता था, अब ज़्यादा लोगों पर टैक्स लगा दिया जाता है। और जब हुकूमत के खुद एक्सपेंडिचर्स करने की बारी आती है तो हुकूमत बहुत कम एक्सपेंडिचर्स करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर देती है, हत्ता कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि पहले जो शुरू हो चुके हैं उन पर भी काम को रोक देती है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करती। इस तरह हुकूमत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो अवाम से अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करती है ताकि इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेशन कम हो जाए। जब इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेशन कम हो जाती है, प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा डिसइंसेंटिव ज़रूर साबित होता है, लेकिन इसकी वजह से चूँकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो लोगों वो बहुत ज़्यादा जो फैली हुई इकोनॉमी थी वो कुछ कम हो जाती है। लेकिन ये तकरीबन बस इतनी ही कम होनी चाहिए कि इकोनॉमी जो है वो हेल्थियर रेट पर जो है वो ग्रो कर सके, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको कम नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी को कंट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि ये इकोनॉमी को बहुत तेज़ी के साथ स्लो डाउन ना कर दे, क्योंकि हमारा तो मकसद है कि इकोनॉमी बहुत जो तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, जो शिद्दत का शिकार हो रही है, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि ये स्लो डाउन का प्रोसीजर शिद्दत इख्तियार कर जाए और इकोनॉमी को तेज़ी के साथ रिसेशन का शिकार कर दे। इसलिए आमतौर पर यह पॉलिसी बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो अप्लाई की जाती है। बहरहाल कंट्रैक्चुअली फिस्कल पॉलिसी में हम हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी और टैक्सेस में इजाफे की पॉलिसी अप्लाई करते हैं, जबकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाने और टैक्सेस में जो है वो कमी की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है।